नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में हम भाषा कर रहे हैं। तो राष्ट्र भाषा करी है, मानक भाषा करी है, मध्यम भाषा करी है। तब इससे आगे आता है हिंदी संपर्क भाषा के रूप में लंबे काल से काम कर रही है। तो कथन की समीक्षा कीजिए। क्योंकि हिंदी 1000 ईस्वी से आरंभ हो जाती है, तो एक संपर्क भाषा यानी कि एक दूसरे से बोल विचार करके हम अपने आदान प्रदान करते हैं। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होने लगा था। वैसे तो 1000 ईस्वी में शुरू हो गया था। उस समय विदेशी आक्रमणकर्ता जो आक्रमणकारी थे, हमारे देश को ही अपना घर बनाना चाहते थे। इस दिशा में उनको सफलता भी मिली। प्रारंभ में भारतवासियों और मुसलमानों में मतभेद था, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। दोनों में सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया। हमारे यहाँ एक ऐसी भाषा का विकास हुआ जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण हो चुका था। तो जब विदेशी शक्तियों ने दिल्ली को अपना सत्ता का केंद्र बनाया, तो उन्होंने आसपास की भाषा को ही संपर्क भाषा बनाया, जिसे हिंदी या हिंदवी नाम दिया गया। जैसे जायसी जैसे मुसलमान कवियों ने भी अपनी रचनाओं में ऐसी ही भाव व्यक्त किए हैं, हिंदी या हिंदवी के। उस समय मध्यम भारत की संपर्क भाषा बन गई थी, लेकिन आगे चलकर हिंदी पर क्षेत्रीय जन भाषाओं का भी प्रभाव भी पड़ने लगा था। यह नाम बिना किसी बाधा के लंबे काल तक चलता रहा, और अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि संपर्क भाषा हिंदी का उद्भव विकास दो संस्कृतियों के मिलने से हुआ है। और सच तो यह है कि मुस्लिम और हिंदू संस्कृति दो तटबंधों में हिंदी संपर्क भाषा बनकर के आपात गति से जन भाषा का काम करती रही है, जन भाषा के रूप में काम करती रही है, और साहित्य की भी सेवा करती रही है। हिंदी भाषा ही की जो संपर्क भाषा कैसे बनी है, इसके अनेक कारण हैं। प्रथम कारण तो राजनीतिक है। विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में अपने पैर जमाने के लिए स्थानीय भाषाओं को स्वीकार करना पड़ा है, भले ही उसमें अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण हो। दूसरा, हिंदी के संपर्क भाषा बनने के पीछे कुछ धार्मिक कारण भी हैं, विशेषकर हिंदुओं के आराध्य राम, कृष्ण, शिव आदि से संबंधित तीर्थ स्थल हिंदी भाषीय क्षेत्रों में ही विद्यमान है। तीसरा कारण है कि परंपरा और व्यवसाय संबंधी भी कुछ कारण है। और मुगल काल में आगरा भारत का प्रधान व्यापारी केंद्र था, और जो व्यापारी उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में व्यापार के लिए यहाँ आते थे, वे सभी हिंदी भाषा प्रयोग करते थे। भले ही अफगानों ने फारसी को यहाँ की राजभाषा बनाया हो, लेकिन हिंदी उस समय की राजभाषा थी, और स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। आज यह हमारी राजभाषा भी है, और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इतिहास काफी पुराना है। शिक्षा के प्रसार और यातायात की सुविधा, बड़े बड़े नगरों का विकास, साहित्य की विभिन्न विधाओं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा का प्रभाव आदि ने वर्तमान हिंदी भाषा को पर्याप्त विकसित किया है। अगला है मातृभाषा। मातृभाषा से क्या अभिप्राय? मातृभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो माता पिता द्वारा बच्चे को जन्म के साथ ही संस्कार वंश प्राप्त होने लगती है। यानी घर में जो बच्चा बालक सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अलग अलग स्थलों पर बोली जाने वाली भाषाएं भी अलग अलग स्थानों के लोगों की मातृभाषाएं हो सकती है, अलग अलग मातृ, जैसे तमिल परिवार में या पंजाबी परिवार में या हरियाणा परिवार में। तो हरियाणा में प्रमुख रूप से हरियाणवी, खड़ी बोली आदि का प्रयोग होता है। तो हरियाणा के लोगों के लिए हरियाणवी, खड़ी बोली मातृभाषाएं हैं। दिल्ली के लोगों के लिए खड़ी बोली, पंजाब के लोगों के लिए पंजाबी, गुजरात के लोगों के लिए गुजराती, बंगाल के लोगों के लिए
बंगला। उड़ीसा के लोगों के लिए उड़िया। उत्तर प्रदेश स्थान व विद्या है, यहाँ अवधी, ब्रज, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी के लोगों के लिए बिहारी भाषा। महाराष्ट्र के लोगों के लिए मराठी। हिमाचल उत्तराखंड लोगों के लिए पहाड़ी और राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थानी मातृभाषाएं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कश्मीरी, सिंधी भाषाएं मातृभाषाएं कहलाई हैं ये। तो इस प्रकार दक्षिण भारत के लोगों के लिए क्रमशः कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि मातृभाषाएं हैं। तो आगे प्रश्न है, मानक भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां माने विशेषताएं। इस भाषा के द्वारा हम समाचार पत्र, समाचार, न्यूज़पेपर आसानी से पूरे देश में फैला सकते हैं। तो इसकी ये प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। ये कई बार प्रश्न आ लिया है। तो इसका है, मानक भाषा से अभिप्राय मानव की भाषा, अभिलक्षण से अभिप्राय विशेषता, मूलभूत लक्षण या प्रवृत्ति। तो किसी एक वस्तु की प्रवृत्ति या विशेषता उसे अन्य वस्तु से अलग करती है। तो जब हम मानव की भाषा के अभिलक्षणों की चर्चा करते हैं तो हम उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो मानव भाषा को अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करती हैं। तो भाषा मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का एक तो श्रेष्ठ साधन है। भाषा ध्वनि चिन्हों का सुसंगठित रूप है। भाषा का वह ध्वनि समूह मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चारित होता है। भाषा किसी न किसी समाज से संबंधित होता है। भाषा का आवश्यक तत्व विचार विनिमय है, माना जाता है। इसी साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। संसार का सारा काम इसी के द्वारा किया जाता है। भाषा में एक व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्था के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अराजकता फैल जाती है। प्रत्येक भाषा का अर्थ प्रत्येक समाज स्थान के लिए पूर्व निर्धारित होता है। जैसे दादा का अर्थ बंगाल में बड़ा भैया और पंजाब और हरियाणा में पिता का पिता होता है दादा। तो इस प्रकार अर्थ अलग अलग होता है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक व्यवहार भाषा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। भाषा आदि से लेकर अंत तक समाज से संबंधित होती है। भाषा का विकास भी समाज में ही हुआ है और भाषा का अर्जन भी समाज से ही होता है। अर्जन, सर्जन, निर्माण सब कुछ समाज से ही होता है। प्रयोग भी समाज में ही संभव है। उदाहरण के लिए बच्चा जिस समाज में पैदा पलता है उसी समाज की भाषा बोलता है। जैसे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि पिता के द्वारा दी हुई नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा दी हुई है। उसे हम अपने प्रयास से अर्जित करते हैं। एक बालक अपने वातावरण में एक समय में 3 से 4 भाषाएं सीख सकता है। शिशु बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने अनायास की ध्वनि को अनुकरण के आधार पर वातावरण के अनुकूल ही उसका प्रयोग करने में प्रयत्न करने लगता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मानक भाषा अनुकरणीय है, यानी कि अनुकरण के द्वारा दूसरे की नकल करके सीखी जाती है। अनुकरण का अर्थ है नकल करना। अनुकरणीय भाषा होती है। भाषा सदैव सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। भाषा के स्तर में भिन्नता मानव की शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक और सामाजिक विशेषताओं पर आधारित होती है। मानक भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है जिस पर वह भाषा फलती फूलती है। मानक भाषा का अंतिम उद्देश्य विचार भाव को सहज, सरल, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना, यानी कि बोलना, बैठ के या लिख के व्यक्त करना। यह था विशेषता। अब है हिंदी वर्णमाला का स्वरूप और स्वर और व्यंजन आएंगे यहाँ। तो जैसे भाषा की छोटी मूल इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि है। अगला है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके ज्यादा टुकड़े न किए जा सकते। जैसे आ, ई, उ, कै, टे,
त, प, म वर्णों के प्रयोग में ध्वनि के साथ लिपि चिन्हों के प्रयोग किया जाता है। वर्ण के महत्व पर प्रकाश डालिए। वर्ण भाषा के मौखिक लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इनका महत्व शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध लेखन के लिए होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें ए, आ, ई, उ, ए, ऐ आते हैं, तो स्वर व्यंजन आते हैं। मानक देवनागरी लिपि देवनागरी वर्णमाला का परिचय दीजिए। तो मानक देवनागरी वर्णमाला में स्वर मात्राएं हैं, अनुस्वार हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी मात्राएं हैं, सब ने सीखा हुआ है। अनुस्वार है, एक बिंदी, विसर्ग दो बिंदी, व्यंजन क, ख, ग, ग, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। गृहीत आ, ये अंग्रेजी का, जैसे कॉलेज आ, ये फारसी के हैं, अरबी फारसी के हैं, जी नीचे बिंदी लगा दी है, कह जय। ये गृहीत हैं, यानी कि आगत हैं, लिए गए हैं। ये संयुक्त हैं, अक्षर तरह जय स्र, ये हलन चिन्ह है। आगे है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं? 2 होते हैं, ए, अंग और ए। ये दोनों न तो स्वर में आते न व्यंजन में, इसीलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा कहा जाता है। अब आता है प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा और विशेषताएं बताइए। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु, जो मुख से वायु निकलती है, बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण से मुख से वायु बिना किसी बाधा के निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियां जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर कहते हैं, बिना दूसरी ध्वनियों की सहायता के। तो स्वर की परिभाषा और स्वरूप, भाषा वैज्ञानिकों और व्याकरणों ने अपने अपने ढंग से स्वर व्यंजन की परिभाषा दी है। इस संबंध में जो पतंजलि लिखते हैं कि स्वयं राजन्ते स्वराः अन्वग भवन्ति व्यंजनाः मिति। तो जो स्वर अपने आप बोले जाते हैं, जो अर्थ है इसका अर्थात जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे स्वर हैं, जो अनुगामी है, जो दूसरों के सहायता से बोली जाती है, वे व्यंजन है, अथवा स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार स्वर एक मुख्य स्वन है, यानी मुख से निकलने वाला। व्यंजन एक निर्मल अस्थायी ध्वनि है। भारतीय व्याकरणों ने यही दृष्टिकोण व्यक्त किया, लेकिन आधुनिक भाषा विज्ञान के बाद यह मान्यता खंडित हो गई है। विभिन्न भाषा के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला कि संसार में कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जिनमें स्वरों का कोई नामो निशान नहीं है। उदाहरण के रूप में अफ्रीका में इबो नाम की एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंजन स्वर की सहायता के बिना ही उच्चारित होते हैं। तो इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया में भी चेक के कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्वर की सहायता नहीं पड़ती। अंग्रेजी भाषा में वोवल व्यंजन कॉन्सोनेंट कहते हैं। और भारद्वाज ने स्वर की परिभाषा देते हुए कहा है, स्वर वे स्वन हैं जिनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता, श्वास वायु मुख विवर से अबाध गति से निकलती है। इसी प्रकार भोलानाथ तिवारी ने भी दिया है और इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषताएं, सभी स्वर सघोष हैं। स्वरों का उच्चारण स्वर तंत्रियों की अपेक्षा अधिक कंपन करता है। स्वर जीवा या ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते। स्वर उच्चारण देर तक किया जा सकता है, जैसे ओम, आ। स्वरों का उच्चारण के समय मुख विवर जीवा विभिन्न आकारों का धारण करके श्वास वायु निकलने की स्थिति में अंतर उत्पन्न कर देती है और स्वरों की अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुना जा सकता है। व्यंजनों के बिना स्वरों का उच्चारण सरलता से हो सकता है। स्वराघात
वहन करने की अक्षमता है। स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अक्षर का